ओके। आप सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मधुमेह फाउंडेशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं नीरज सर, नीरज शुक्ला और नीरज तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी कि सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया और आप सभी के साथ बातचीत करने का ये सुअवसर प्रदान किया। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, उसका नाम है क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और स्टार्टिंग से हम इसको लेकर के चलेंगे। यदि बीच में मिस हो गया तो चीज़ें वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे इसमें रिसर्च जॉर्गन हमारे यूज़ होने वाले हैं, कुछ ऐसे रिसर्च टर्मिनोलॉजी हमारी जो है वो यूज़ होने वाली है, जिसे शायद बहुत से लोग जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो उसको पहले से नहीं जानते होंगे, है ना। आशा करती हूँ जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आज हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एज ए रिसर्चर जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, तो एक रिसर्चर के लिए ये इंश्योर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह जो की जाने वाली रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी से भरपूर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं जब अच्छी होने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरियाज भी होंगे, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होंगे, है ना, जिसकी वजह से हम ये कह सके या हम ये बता सके कि भाई हमारी जो रिसर्च है वो कैसी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ऑथेंटिक है और क्रेडिबल है। मतलब हमारी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं उन पर आप रिलाय कर सकते हो, आप उन पर भरोसा कर सकते हो, मतलब ट्रस्टवर्दी है ना, हम ये कह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आज हम इसको देखेंगे कि जो क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं उनको दोनों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। कंपैरेटिवली स्टडी करने का मतलब ये है, नाम तो हमारे प्रकरण का जरूर है कि क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, लेकिन ये बेहतर तरीके से हमें तभी समझ में आएगा जब हम क्वालिटी इंडिकेटर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं वहां उसको क्या कहा जाता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च के जो क्वालिटी इंडिकेटर्स है वहां सिनोनिमसली उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स की बात करूंगी, है ना। ध्यान से सुनेंगे, यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमारा जो है वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है मैं उसको बाद में लेना पसंद करूंगी। जो लास्ट के 15 मिनट्स होंगे हम लोग आपकी क्वेरीज पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हमने क्या बात की कि क्वालिटी इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे। क्वालिटी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जिस पर हम ये चाहते हैं कि हमारी दोनों तरह की रिसर्च का मतलब क्या है, आइदर क्वालिटेटिव आइदर क्वांटिटेटिव, वो उस कसौटी पर खरी उतरे। तो वो क्वालिटी इंडिकेटर्स क्या है? सबसे पहला जो क्वालिटी इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा ट्रुथ वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, ट्रुथ वैल्यू। ओके, हिंदी में ट्रुथ वैल्यू का मतलब क्या है? सत्यता, है ना, या आप इसको कह सकते हैं विश्वसनीयता, या जो एक भरोसा जो होता है। ठीक है, ट्रस्टवर्दी, मतलब हमारी जो रिसर्च है वो कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी एक्यूरेट है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, बीच में आएगा हमारा क्वालिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बीच में क्या आएगा हमारा क्वालिटी क्राइटेरिया। लेफ्ट में हम बात करेंगे किसकी, एक तरफ बात करेंगे कि इस क्वालिटी क्राइटेरिया को क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस नाम से जाना जाता है और उसको किस तरह से बढ़ाया जाता है। मतलब उसको, क्योंकि क्वालिटी है तो क्वालिटी बढ़ाने की बात की जाएगी ना। और इधर हम राइट साइड, है ना, दूसरी ओर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये जो क्वालिटी है, जो ट्रुथ एविडेंस की हम जो बात कर रहे हैं, जो ट्रुथ वैल्यू की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरह से बढ़ा सकते हैं। किसको? उस क्राइटेरिया को, उस ट्रुथ वैल्यू को जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ट्रुथ वैल्यू क्या है जो हमने बात करी, दोनों रिसर्चेस की बात करेंगे, मैं फिर कह रही हूं, एक तरफ क्वालिटेटिव एक तरफ क्वांटिटेटिव। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है हमारा
ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, अब ये जो ट्रुथ वैल्यू वाला क्राइटेरिया है आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इसे हम अपनी जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हमें किसको एक बहुत ही जाने पहचाने नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। याद आया, इंटरनल वैलिडिटी, जिसे हम कहते हैं आंतरिक वैधता। तो आंतरिक वैधता का क्या मतलब है यहाँ पर? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च की। अभी क्वालिटेटिव रिसर्च पर हम आएंगे। तो ये जो ट्रुथ वैल्यू है, इस क्राइटेरिया को क्वांटिटेटिव रिसर्च में कहा जाता है इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। क्या होती है आंतरिक वैधता? आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आज जो हमारा फोकस रहेगा वो क्वांटिटेटिव पर कम रहेगा, क्वालिटेटिव पर ज्यादा रहेगा। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो मोस्टली हम आई थिंक 80% लोग क्वांटिटेटिव रिसर्चेस ही करते हैं, क्वालिटेटिव कम करते हैं। तो वहाँ हम जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ते हैं, सर्वे पढ़ते हैं, टूल बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो रिसर्च टर्मिनोलॉजी है ना, जो रिसर्च जॉर्गन है, उससे हम परिचित होते हैं। हमें पता होता है कि क्या बात की जाएगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इन्हीं की तो बात। और बेसिकली यही क्वालिटी क्राइटेरिया हैं जिन्हें क्वालिटेटिव रिसर्च में किस रूप में देखा जाता है, किस तरह से वहां पे क्वालिटी को इंश्योर करने की बात की जाती है। तो आज हमारा जो लेक्चर है, जो हमारी वार्तालाप है, जो हमारी चर्चा है, उस पर केंद्रित होगी। ठीक है, तो पहला जो था ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू को क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाना जाता है इंटरनल वैलिडिटी के नाम से। और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के अंदर भी जो इंटरनल वैलिडिटी नामक जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये स्पेसिफिकली यूज की जाती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, प्रयोगात्मक शोध में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक जो है एक समराइज कर देती हूँ। क्या है कि जो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जब आप प्रयोगात्मक शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो वहां पर आप बेसिकली क्या करते हैं? दो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं ना, दो क्या और भी होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में बेसिकली आप क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव किस पर देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं ना। और उसके अलावा जो अन्य वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? देखिए यही से ये इंटरनल वैलिडिटी के संदर्भ में मैं ये सारी बातें कह रही हूं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके शोध में जो आपकी फाइंडिंग्स आए, है ना, या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो पड़े वो पूर्णतः पड़े, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ा नहीं, लेकिन उसके अलावा जो अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ गया हो, और पड़ता भी है ना। लेकिन यहां पर जो रिसर्चर का जो प्रयास रहता है, शोधकर्ता का जो प्रयास रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को इस प्रकार से कंट्रोल करे जिससे कि जो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट है, ऑब्जर्व्ड इफेक्ट का मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो बदलाव है या जो देखा जा रहा है वो पूर्णतः किसकी वजह से हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो। समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कह रही हूं? तो यहां पर जैसे इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि भाई योगा का जो इफेक्ट होता है वो हमारे वेट पर किस प्रकार होता है ना, योगा का हमारे वेट लूजिंग पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर रिसर्चर ये जानना चाहेगा कि भाई योगा का प्योरली इफेक्ट हम किस पर देखना चाहते हैं? वेट डिक्रीज पर देखना चाहते हैं कि वेट रिडक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए वो अगर उसने और वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं किए तो हो सकता है कि भाई जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है, वो डाइटिंग कर रहे हो, वो उसके अलावा जिम जा रहे हो, है ना, या उनका जो इनहेरिटेड जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो, जेनेटिकली वो इस तरह की बॉडी शेप वाले हों। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। यदि हम उनकी बात करें, उनकी बात नहीं करेंगे, तो वो जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर का यह प्रयास रहता है कि वह उनको कंट्रोल करे, और जब वह उनको कंट्रोल कर लेता है तो जितना उनको कंट्रोल करेगा उतना ही आईवी का प्रभाव किस पर पड़ेगा? डीवी पर पड़ेगा। तो इंटरनल वैलिडिटी इसी बात से ताल्लुकात रखती है। इसका मतलब क्या है? जिस सीमा तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है, मतलब जो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट आपके देखे जा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, दैट इज ड्यू टू प्योरली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब हम ये कहते हैं कि उस शोध की इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा
होती है, ऐसा कहते हैं ना। अब हम आते हैं हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में। अभी हमने पहला क्राइटेरिया कौन सा है, हमारा पहला क्राइटेरिया कौन सा है, ट्रुथ वैल्यू की बात की। इस ट्रुथ वैल्यू को क्वांटिटेटिव में कैसे समझा हमने, इंटरनल वैलिडिटी से। अब यही जो ट्रुथ वैल्यू होती है, इस क्राइटेरिया को क्वालिटेटिव रिसर्च में जाना जाता है क्रेडिबिलिटी से। किससे, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्वसनीयता, है ना। अब इसके कई और नाम भी हो सकते हैं क्वालिटेटिव में। मेन इस पे फोकस करना जरूरी है, वो तो सबको पता है, इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी सबको पता है। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे शोधार्थी हैं जो कि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्चेज जो करते हैं, ना भी कर रहे हो लेकिन एज अ रिसर्चर हमें जरूर पता होना चाहिए, है ना, कि वहां पर क्वालिटी क्राइटेरिया कैसे होना चाहिए और कैसी ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर इसका नाम क्या है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि यहां पर ये जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है, ये इंश्योर करता है कि जो उसकी स्टडी की जो फाइंडिंग्स है वो कितनी ट्रस्टवर्दी हैं, कितनी ऑथेंटिक हैं, कितनी एक्यूरेट है ना। तो जिस सीमा तक क्वालिटेटिव रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी होती है, उतनी ही क्वालिटेटिव रिसर्च को इस क्रेडिबिलिटी नामक क्राइटेरिया पर खरा उतरा हुआ माना जाता है। अब हमने इसकी तो बात कर ली कि वह उस सीमा तक माना जाता है, तो उसका मतलब जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी क्राइटेरिया इन क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निक की। टेक्निक का मतलब क्या है कि क्वालिटेटिव रिसर्चेज में ये जो क्रेडिबिलिटी की हमने बात की है, जो विश्वसनीयता की हमने बात की, इसको कैसे बढ़ाएं, है ना। वहां पर हमने बढ़ाने की बात कर ली। जैसे मान लीजिए हमने क्या बात करी कि वहां पर क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव में हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेंगे, तो जितना कंट्रोल होगा उतना इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां पर ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी सहायता से क्वालिटेटिव रिसर्चेज में क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, तो उनमें से एक टेक्निक का नाम है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैमिलियर टेक्निक, दैट इज ट्रायंगुलेशन। ओके, ट्रायंगुलेशन का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। ट्रायंगुलेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से एक क्वालिटेटिव रिसर्चर अपने शोध की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकता है। अब ये जो ट्रायंगुलेशन होता है ये 4 तरह का हो सकता है। अब डिपेंड करेगा उसको कौन सा ट्रायंगुलेशन की जरूरत है ना। तो जैसे ट्रायंगुलेशन जो होता है वो बेसिकली 4 तरह का होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है थ्योरी ट्रायंगुलेशन, एक होता है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, एक होता है आपका डेटा ट्रायंगुलेशन और एक होता है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, है ना। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इसका। देखिए, जो डेटा ट्रायंगुलेशन होता है इसका मतलब ये है कि रिसर्चर जो है डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहा है। डिफरेंट डेटा सोर्सेज का मतलब है, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है। ये मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा, काफी इधर उधर मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने जाना कि ये डेटा ट्रायंगुलेशन में और जो हमारा मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन जो होता है वो सेम से लगे मुझे कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, डेटा ट्रायंगुलेशन जो होती है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज का मतलब है कि आप विभिन्न डेटा सोर्सेज से जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे विभिन्न स्थानों पर, जैसे मान लीजिए आप एथनोग्राफी कर रहे हैं या ग्राउंडेड थ्योरी कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं किसी यूनिट की, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर ये जो टाइम की बात है कि मान लीजिए आपने अभी कलेक्ट किया, कुछ दिन आप रुक गए, फिर दोबारा आप डेटा कलेक्ट करने के लिए गए दूसरी जगह से, है ना। तो विभिन्न टाइम पर मतलब विभिन्न समय पर विभिन्न स्थानों से और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रायंगुलेशन कहते हैं। हम इसको में कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी कि ये मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन के समान है, वो अलग है। और हाँ, एक और बात, जो मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च भी कहते हैं। यहाँ पे भी कभी कंफ्यूजन होती है कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च और ट्रायंगुलेशन क्या है, क्योंकि मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ 2 मेथड्स। मेथड्स का मतलब क्या है, मेथोडोलॉजी, है ना। कौन सी मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्यों हम इसको मिक्स करते हैं, टू एक पूरा होलिस्टिक व्यू के लिए। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं या जो हमारे प्रश्न है, जो शोध प्रश्न है, हमें उनका एक बहुत सही और एक्यूरेट आंसर चाहिए, चाहे टेक्निक या मेथोडोलॉजी हमारी कोई भी हो। हमारी जो है क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और दोनों का मिक्स भी हो सकती है। तो हम एप्रोप्रिएटली या आवश्यकता अनुसार जहां पर जैसी जरूरत हो हम वहां पर उस तरीके से उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये बता रही थी
कि जो डेटा ट्रायंगुलेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, डेटा सोर्सेज से। मतलब वहां पे केवल डेटा कलेक्शन तक वो सीमित रहता है कि जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यदि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना, तो इंटरव्यू में क्या है, मेथड एक ही है अभी, है ना, मेथड बेसिकली। और हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 तरह के जो ट्रायंगुलेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, थ्योरी ट्रायंगुलेशन और डेटा ट्रायंगुलेशन, ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च से। क्योंकि यदि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से आपके रिलेटेड होंगे तो वहां पर विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न टाइम पर और विभिन्न व्यक्तियों से डेटा लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आपने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है, चाहे आप जाइए चाहे कोई दूसरा उसको हैंड ओवर करेगा, लेकिन भाई उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। रिसर्चर चाहे कोई भी है, आंसर्स या रिफ्लेक्शंस तो वो जो आपका सब्जेक्ट है वो किस में देगा, क्वेश्चनर में टिक करेगा ना, या चेकलिस्ट या जो भी कुछ आपने बनाया, सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है क्वेश्चनर है, कुछ भी है, तो वहां पर इसका कंसेप्ट नहीं है। इसलिए जो बेसिकली ट्रायंगुलेशन का जो कंसेप्ट आता है, जब आप ये तीनों के लिए बता रही हूँ, लेकिन जब चौथा वाला जो आएगा, चौथा वाला मतलब मैथडोलॉजिकल जो ट्रायंगुलेशन होता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो यदि इन दोनों में अंतर करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रायंगुलेशन एक टेक्निक है और मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो होती है, जो कि ट्रायंगुलेशन का एक प्रकार है ना, ट्रायंगुलेशन के एक प्रकार के अंतर्गत वो मिक्स्ड मेथड से सम्मिलित हो जाते हैं। वहां पर हम जो है एक होलिस्टिक व्यू प्रस्तुत करते हैं अपनी रिसर्च को मोर रिलायबल और मोर वैलिड और मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। वहां पर हम दोनों तरह की मेथडोलॉजी यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो मैं बता रही थी कि आप जो है ट्रायंगुलेशन के द्वारा अपनी रिसर्च को क्या करते हैं, क्रेडिबल बनाते हैं, ट्रस्टवर्दी बनाते हैं, रिलायबल बनाते हैं। ठीक है, तो पहली टेक्निक तो ये हुई। इसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे हम डिटेल से, क्योंकि ट्रायंगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे अच्छा डेटा का मैंने बता दी, चलिए बता देती हूँ। डेटा ट्रायंगुलेशन एक हुआ, फिर है आपका इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, है ना। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन का मतलब यह है कि यहाँ पर एक से ज्यादा रिसर्च जब विद्यमान होता है ना। तो मान लीजिए आप गए हैं, आपने डेटा कलेक्ट किया है, फिर आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरा जो है उसकी जो इंटरव्यूअर जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। वहां पर हो सकता है कि वो कुछ और एनरिच डेटा लेकर के आ जाए। तो जब दो या दो से अधिक रिसर्चर जब आपके रिसर्च के अंदर होते हैं, तब ऐसी टेक्निक को, क्यों कि अपने फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के उद्देश्य से जब आप ये कार्य करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर ट्रायंगुलेशन। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ट्रायंगुलेशन। ये भी बड़ा अजीब सा है, बहुत दिनों तक समझ में भी नहीं आया था, मुझे भी समझ में नहीं आया था, और काफी इधर उधर से जो है मैंने रिसर्च पेपर्स और बड़ी बड़ी अंग्रेजी की बुक्स इधर उधर से पढ़ी, तो थोड़ा कुछ समझ में आया है। एक्चुअली थ्योरी ट्रायंगुलेशन क्या होता है? थ्योरी ट्रायंगुलेशन ये होता है कि जब रिसर्चर रिसर्च को, मतलब जो फिनोमेना जिसकी स्टडी वो कर रहा है, उसको डिफरेंट एंगल से देखता है, डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखता है। अब जैसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में आता है, भाई कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से वो देख रहा है, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कौन से, यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होती है। जैसे मान लीजिए यदि कोई रिसर्चर किसके लिए इंटरेस्टेड है कि वो जो है सब्जेक्टिव व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। सब्जेक्टिव व्यूज का मतलब क्या है, जो इंटरैक्टिव जो कम्युनिकेशन है या इंटरैक्टिव जो डिस्कोर्स है, उस पर उसका जो है इतना ज्यादा फोकस नहीं है, वो सब्जेक्टिव व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है, ये कहलाता है आपका सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि वो जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन है या जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है या और जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उस पर ध्यान नहीं देगा, उस पर ध्यान देगा, लेकिन प्राइमरीली वो उस पर ध्यान देगा। जो और जो चीजें हैं, कल्चर है या जो म्यूचुअल जो कम्युनिकेशन है, वो सेकेंडरी हो जाता है। तो पहला थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमारा क्या हुआ, सब्जेक्टिव हो गया, मतलब प्रत्येक पार्टिसिपेंट के व्यूज, उनके इंटेंशंस, उनकी इंटरप्रिटेशंस पर वो फोकस कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है, जैसा भी मैंने बात करी, म्यूचुअल जो कम्युनिकेशन है, जो डिस्कोर्स है, जो आपस में जो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, उसका सिंगल इंडिविजुअल पर जो है टेंशन नहीं रहती। वो ये देख रहा है किस तरह से उस कल्चर में जो लोग जब आपस में म्यूचुअली इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो कैसे रियलिटी बन रही है, तो किस तरह से जो है ये उस घटना को, उस फिनोमेना को किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह से आपस में लोग बात करके मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं ना, मीनिंग कैसे इमर्ज हो रहा है। तो वहां पर जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या होता है, वहां पर हो जाता है वो म्यूचुअल या डिस्कोर्स जो कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, है ना। पहला क्या हुआ, अकेला वाला सब्जेक्टिव
थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा हुआ इंटरैक्टिव थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, और जो तीसरा है, जैसे एक और थ्योरी इसमें देखी जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो होता है कल्चरल पर्सपेक्टिव। मतलब यहाँ पर जो रिसर्चर होता है, देखिए मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप कहेंगे कि भाई मैडम तो बोल रही हैं कि कल्चर पर ध्यान दो, जब तक हम इंडिविजुअल से बात नहीं करेंगे तो कल्चर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कल्चर को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर मैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जो प्राइमरी फोकस है वो रिसर्चर का क्या है। तो जो तीसरा वाला जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसे हम जानते हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से। मतलब यहाँ पर रिसर्चर ये देखना चाहता है कि कैसे वो जो अनकॉन्शियस और वो जो इम्प्लिसिट कल्चर है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं या जो आपके पार्टिसिपेंट हैं वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। देखिए जो भी व्यक्ति बिहेव करता है या जिस सिचुएशन में वो बिहेव करता है उसके पीछे कौन कारक जिम्मेदार होता है, उसके पीछे वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है जिम्मेदार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए आप कोई स्कूल है, मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं और आप उसकी इथनोग्राफी करना चाहते हैं ना, आपकी रिसर्च है, आप गए तो वहां पर जैसे मान लीजिए एक तरफ तो यह है कि आप अकेले अकेले सबसे बात करें, है ना, एक तरफ यह है कि आप म्यूचुअल कम्युनिकेशन देखें कि भाई टीचर्स आपस में कैसे बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो टीचर है उसके साथ प्रिंसिपल किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव होगा। अकेले देखेंगे लेकिन वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा वाला है जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, वहां पे बेसिकली जो रिसर्चर है वो ऐसे ऑब्जर्व ये करता है कि किस तरह से ये जो इम्प्लिसिट या अनकॉन्शियस जो छुपा हुआ जो कल्चर है वो किस तरह से इन व्यक्तियों को एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, एक पर्टिकुलर जो उनका इंटरेस्ट या एटीट्यूड बना हुआ है उसके लिए वो उनको तैयार कर रहा है। कौन? वो कल्चर, वो कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है रिसर्चर का यहाँ पर मेन फोकस रहता है। तो तीसरा वाला हमारा कौन सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, दैट इज कॉल्ड कल्चरल, है ना, कल्चरल, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव हो गया। तो इस तरह से मैं इसको ये बता रही थी कि ये तीन तरह के हमारे ट्रायंगुलेशन के टाइप हो गए। जो चौथा होता है दैट इज कॉल्ड मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है जहां पर दो मेथड्स को कंबाइन किया जाए। दो मेथड्स का मतलब है कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, उसको भी कैसे हम अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने का मतलब कब आते हैं भाई, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में दिखेगा, रिसर्च क्वेश्चन में दिखेगा ना। और उसके लिए आप क्या करते हैं कि टूल जो होते हैं आपके, जो डेटा गैदरिंग जो टूल्स होते हैं ना, उसकी मिक्सिंग करते हैं। क्योंकि और कहाँ दिखेगा आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो कहाँ दिखेगा, है ना। वैसे दिखेगा तो वो हर जगह, लेकिन बेसिकली कॉन्क्रीट लेवल पर कहाँ दिखेगा, वहां पर आप क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए एज अ क्वालिटेटिव रिसर्चर, या मान लीजिए आपने, चलो क्वालिटेटिव छोड़िए, आपने जो है क्वांटिटेटिव स्टडी की, है ना, और आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। तो यहां पर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मैं ये देखना चाह रही थी कि आईसीटी के लिए, आईसीटी के प्रति जो आजकल हमारे जो प्यूपिल टीचर्स हैं उनका मैं जो है आईसीटी की इफेक्टिवनेस को देखना चाह रही थी कि कितना इफेक्टिव है इससे पढ़ाना, है ना, क्या उनको ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में इंटरेस्ट आता है, या कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपने कर लिया। लेकिन उसके बाद आप ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा और डीप में इन डेप्थ स्टडी के लिए या इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूं, उनसे थोड़ा सा एक जो है एक जो सेमी स्ट्रक्चर्ड या एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले लूं, है ना, स्ट्रक्चर्ड भी ना हो तो एक नॉर्मल इंटरव्यू ले लूं, है ना। तो वहां से क्या होगा कि आप जो है उस फिनोमिना को, है ना, या आप उस घटना को, या आप उस रिसर्च टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से एक्सटेंसिवली उसको समझ पाते हैं। तो ये तो थी हमारी थोड़ी डिटेल में बात हो गई। तो मैं अभी क्या बात कर रही थी कि जो टेक्निक जो है क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने की जो पहली टेक्निक हमारी हो सकती है वो होती है हमारी क्या, ट्रायंगुलेशन। सेकंड जो टेक्निक होती है कि किस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को या विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है, तो उसका नाम होता है प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट। भाई देखिए, जो रिसर्चर है वो जितना ज्यादा फील्ड में रहेगा, जितना ज्यादा अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उतना ही अधिक उसे जो है जो व्यक्तियों के जो रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने का उसे प्रिविलेज प्राप्त होगा। अभी उसके लिए प्रिविलेज है या नहीं है ये रिसर्चर को स्वयं डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च की जब हम रिगर की बात करते हैं तो उस रिगर के लिए एकदम से अचानक हमारे दिमाग में रिसर्चर की कॉम्पिटेंसी सबसे पहले आता है। यदि रिसर्चर कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके अंदर खुद पैशन नहीं है कि वो जाए फील्ड में टाइम स्पेंड करे, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत करे और रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, मीनिंग मेकिंग को निकाले कि
कि किस तरह से जो इनके इंटेंशंस या जो उनकी जो भावनाएं हैं वो किस तरह से रियलिटी को हमारे सामने एक्सप्लोर कर पा रही हैं। तो ये जो होता है, सेकंड हमारी टेक्निक कौन सी हुई? पहली थी हमारी ट्रायंगुलेशन, सेकंड है हमारी प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट। प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जो रिसर्चर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उस रिसर्च फील्ड में। तीसरा जो हमारी एक और लास्ट इसमें टेक्निक आती है वो हमारी होती है इसमें मेंबर चेकिंग। क्या बोलते हैं उसको? मेंबर चेकिंग। आई थिंक शायद कुछ के लिए नया नाम होगा, नया शब्द होगा। मेंबर चेकिंग नाम से ही मतलब है। मेंबर चेकिंग का मतलब है किससे रिलेटेड है? क्रेडिबिलिटी से। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो कितनी ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पर रिसर्चर ये देखना चाहता है ना। अपने आप तो उसने कार्य कर लिया, लेकिन मेंबर चेकिंग की सहायता से भी वो अपने रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कर सकता है। कैसे? क्या होता है मेंबर चेकिंग? मेंबर चेकिंग का मतलब कुछ नहीं होता, नाम ही है ये, थोड़ा सा है, कुछ नहीं है ना। मेंबर चेकिंग, मेंबर मतलब पार्टिसिपेंट्स, चेकिंग मतलब उनसे चेक करवाना। यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि जो फाइंडिंग्स है, आइदर फाइंडिंग्स या तो जो उसने मान लीजिए जो पूरा काम कर लिया है, फाइंडिंग्स को, जो कंक्लूजन उसका आया है उसको, या मान लीजिए उसने कोई इंटरव्यू लिया है, जो इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको वो अपने पार्टिसिपेंट्स को दिखाता है ना, वेरीफाई करवाने के लिए। इसको हम ना पार्टिसिपेंट वेरिफिकेशन भी कहते हैं। उनको एक बार के लिए उनको दे देता है, हैंड ओवर करता है कि आप देखिए कि जो आपने बताया था या जो आपने डिटेल दिया था क्या वही है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ ऐड करना हो, है ना, या कुछ एडिट करना हो, है ना, कुछ हटाना हो, डिलीट करना हो, ऐसा क्या है इसमें। तो इसे हम कहते हैं मेंबर चेकिंग, क्योंकि इसी से तो हमारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ना। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसका मतलब विश्वसनीयता का मतलब कि जो रिसर्च फाइंडिंग है वो सत्य है, हमारे सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए उन्होंने कोई बात कही भी नहीं और बाद में आपने जो रिसर्चर ने इंटरप्रेट करके कुछ और ही जो रियलिटी सामने प्रस्तुत कर दी। तो मेंबर चेकिंग जो है ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो अपने रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। क्या था क्राइटेरिया? क्या था हमारा क्राइटेरिया? ट्रस्ट या ट्रू, है ना, ट्रू एविडेंस था। क्वांटिटेटिव में उसको हमने किस नाम से जाना? इंटरनल वैलिडिटी। क्वालिटेटिव में हमने उसको किस नाम से जाना? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पहला ट्रायंगुलेशन, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट और तीसरा हमारा मेंबर चेकिंग। अब हम आएंगे दूसरे क्राइटेरिया की तरफ। जो दूसरा जो क्राइटेरिया होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्चेस के लिए, है ना, उसका नाम होता है हमारा एप्लीकेबिलिटी। क्या होता है? एप्लीकेबिलिटी। अब एप्लीकेबिलिटी को क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेबिलिटी नाम से सजेस्ट हो रहा है कितना, किस हद तक हम अपनी रिसर्च के फाइंडिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं, है ना, या जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? जनरलाइजेबिलिटी, है ना। बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। जनरलाइजेबिलिटी, तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल वैलिडिटी। भाई ऊपर तो थी इंटरनल वैलिडिटी, यहां पर आ गई हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है अभी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि किस सीमा तक जो रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं वह जो है पॉपुलेशन पर जनरलाइज किए जा सकते हैं, किस सीमा तक, है ना। तो यदि वहां पर हम इसको बढ़ाने की बात करें, कहां पर? क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो जो रिसर्चर है वो क्या टेक्निक यूज कर सकता है? वो टेक्निक रैंडम सैंपलिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है ना। भाई जितना ज्यादा से ज्यादा हम रैंडम सैंपलिंग का यूज करेंगे तो जो सैंपल में हमारे गुण आएंगे, वो पॉपुलेशन में जो बिखरे हुए सारे गुण हैं वो ज्यादा से ज्यादा गुण हमारे सैंपल में आ जाएंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा गुण आएंगे तो सैंपल से प्राप्त रिजल्ट को हम अच्छे से, बहुत भली प्रकार से अपनी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। ये तो हो गई किसकी बात? क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में किसकी बात? एप्लीकेबिलिटी की बात, जिसको हमने क्या कहा? एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च में इस एक्सटर्नल वैलिडिटी को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, नाम है ट्रांसफरेबिलिटी। देखिए चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा नाम और ये जो रिसर्च टर्मिनोलॉजीज है, ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, इन लोगों ने जो है ये नाम चेंज करके दे दिया है, कुछ नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी, है ना, ट्रांसफर। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे कि मैडम ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। हमें पता है भाई नहीं होता, है ना, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये है कि
जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वो जो होती हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं, वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके कोई रिसर्च के जो फाइंडिंग्स आते हैं, यहाँ पर रिसर्चर ये देखना चाहता है कि क्या मेरी रिसर्च के फाइंडिंग्स जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने रिसर्च की है उसके सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वाले रिसर्चेस से क्या मैच करते हैं, या कहीं पर किसी ऐसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई किया जा सकता है मेरी रिसर्च के फाइंडिंग्स को। तो जिस सीमा तक उसको अप्लाई किया जा सकता होगा उसे हम कहते हैं रिसर्च का ट्रांसफरेबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसको बढ़ाने, भाई यहाँ पर इसको बढ़ाने घटाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम आप ये कह रहे हैं, क्योंकि सैंपल जो होता है यहाँ पर बेसिकली कैसा होता है क्वालिटेटिव रिसर्चेज में, पर्पजिव सैम्पलिंग होती है, और यदि आप ग्राउंडेड थ्योरी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो थियोरेटिकल सैम्पलिंग होती है ना। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सैंपल निकाल रहे हैं उसमें पूरे पर जनरलाइज करें, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात है कि भाई जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने रिसर्च की है, जिस सेटिंग में आपने रिसर्च की है, क्या उस तरह की जो रिसर्च है, क्या इसी तरह की कोई दूसरी सेटिंग या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर हो इससे, क्या उस पर इसको अप्लाई किया जा सकता है? तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आप बैगर्स पर स्टडी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी कॉमन चीज़ें, कुछ ना कुछ तो ऐसी कॉमन प्रोसेसेस निकल के आएंगी ना, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक जानकारी मिलेगी। वो अलग बात है कि वो कॉन्टेक्स्ट है वो भिखारियों पर ही लागू होती है, लेकिन कुछ तो ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना, कुछ तो ऐसी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे जो अलग कॉन्टेक्स्ट के भिखारियों पर भी लागू हो सकते होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो ये है। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्चेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसको जो बढ़ाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर क्या करता है, वह पूरी तरह से जो डेटाबेस और पूरे एविडेंस को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर रिसर्चर कुछ नहीं करता। ट्रांसफरेबिलिटी के, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफरेबिलिटी के लिए क्वालिटेटिव रिसर्चेज में रिसर्चर कुछ नहीं करता। उसका केवल ऑनेस्टली ये काम होता है कि वे प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर डेटाबेस को रीडर्स के सामने प्रस्तुत करे, है ना। क्योंकि वो यहाँ पर ये बिल्कुल इंश्योर नहीं कर रहा है, या यहाँ पर रिसर्चर बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा है कि ये यहाँ पर अप्लाई होगी ये रिसर्च या ये नहीं होगी। उसका केवल काम ये होता है कि वो प्रॉपर डेटाबेस, है ना, प्रॉपर डेटाबेस का मतलब है कि सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबके सामने, रीडर्स के सामने। फिर रीडर्स या जो अदर रिसर्चर्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं पढ़ने के बाद में, अच्छा इस रिसर्चेस को कैसे कॉन्टेक्स्ट पर, कैसे सिमिलर या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है ना। तो यहां पर यदि हम इसको टेक्निक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो टेक्निक बढ़ाने के लिए रिसर्चर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस एक क्या करेगा, डेटाबेस और जो एविडेंसेस हैं, प्रमाण देगा कि भाई मैंने जो थीम्स बनाई हैं वो इस तरह से बनाई है ना। डेटा कलेक्शन के लिए जो इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स हैं या जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है या जो कुछ भी है, वो सब चीजें जो हैं अपनी थीसिस में, अपनी राइटिंग्स में उसको शो करेगा। अब ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये डिपेंड करती है रीडर्स के ऊपर कि भाई वो किस तरह से डिफरेंट सेटिंग में उसको देख पाते हैं। एक और इसमें एक तरीका होता है कि यहाँ पे जो डिस्कशन जब होता है तो यहाँ पर रिसर्चर जो होता है वो लिटरेचर रिव्यू से रेजोनेंस करके देखता है कि भाई मेरे रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसी तरह की कुछ और रिसर्चेस से कितना मैच खा रही है, उसको डिस्कस करता है ना। लेकिन यहाँ पर फिर हम यही बात कहेंगे कि ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट सेटिंग में उन पर्टिकुलर रिजल्ट्स को किस सीमा तक अप्लाई किया जा सकता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जनरलाइजेबिलिटी से इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज हमें इसमें नहीं होना है। थर्ड जो हमारा, देखिए दो क्राइटेरिया की बात हो गई, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या था, क्रेडिबिलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च में। दूसरा आया हमारा ट्रांसफरेबिलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च में। पहला जो क्रेडिबिलिटी था दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी, और जो हमारा ट्रांसफरेबिलिटी था वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया। अब 4 क्राइटेरिया हैं, बस 2 और बच रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया आता है उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस, जिसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस नाम से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कंसिस्टेंसी की बात कहाँ आती है, टूल बनाते हैं ना, है ना। टूल, कोई जो अच्छा उपकरण होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस कोर्स में, है ना। तो इसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी, है ना। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं
है ना, आपकी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो कितने हद तक कंसिस्टेंट है। मतलब यदि आप उस रिसर्च को, सेम रिसर्च को उस पॉपुलेशन में से किसी डिफरेंट सैंपल पर यदि आप उसको अप्लाई करें तो क्या आपके रिजल्ट्स सेम आते हैं, सिमिलर आते हैं, मोर और लेस सिमिलर आते हैं, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा। तो फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या फायदा, है ना। सर्वे कर रहे हैं आप, मैं भी सर्वे कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं। आपकी तो जो एटीट्यूड आया है बाल अधिकारों के प्रति, यदि एटीट्यूड की बात करूं, आपका आया पॉजिटिव, मेरा आया है नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो रिसर्च टूल जो मैंने डेवलप किया है या जो मैंने एटीट्यूड स्केल बनाया है, या तो कहीं ना कहीं मेरे में खामियां हैं या आपके में खामियां हैं, है ना। तो इसकी जो बात हम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिलायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम आएंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में। यही जो कंसिस्टेंसी होती है इसे क्वालिटेटिव रिसर्च में जाना जाता है आपका डिपेंडेबिलिटी के नाम से। किससे? डिपेंडेबिलिटी, है ना। डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये है कि यहां पर रिसर्चर ये जानना चाहता है कि जो आपके फाइंडिंग्स हैं वो किस सीमा तक कॉन्टेक्स्ट से, मतलब कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो फाइंडिंग्स है वो उस कॉन्टेक्स्ट की, उस पर्टिकुलर सेटिंग की, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहे, कुछ और ही आपके जो रिजल्ट्स हैं या जो फाइंडिंग्स है वो आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिसर्चर जो आपने रॉ डेटा जो कलेक्ट किया है उसके साथ में एसोसिएशन देखना चाहता है कि जो हमारे फाइंडिंग्स हैं वो हमारे कलेक्टेड रॉ डेटा से कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यहां पर जो रिसर्चर है उस जो कंसिस्टेंसी की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए यहां पर रिसर्चर एक उपाय करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है। ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है आपके लिए, जिसका नाम होता है एक्सटर्नल ऑडिट। क्या नाम होता है? एक्सटर्नल ऑडिट का सहारा ये लेता है। यहां पर क्या करता है कि रिसर्चर किसी अन्य रिसर्चर से, एक्सटर्नल ऑडिट है, ऑडिट की जाएगी, भाई सारा देखा जाएगा, ऑडिट वर्ड तो हम फैमिलियर है ना। और वो ऑडिट कैसी है? एक्सटर्नल है। मतलब यहाँ पर रिसर्चर किसी अन्य रिसर्चर की हेल्प लेता है, वह उस रिसर्चर के सामने जो है अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को प्रस्तुत करता है ना। और जो अन्य रिसर्चर जो है, जो उसका पीयर रिसर्चर है या कोई टीचर भी हो सकता है ना, वो क्या करते हैं, उनकी पूरी रिसर्चेज के जो डेटा कलेक्शन है, भाई किस तरह से डेटा कलेक्ट किया है, डेटा एनालिसिस है और डेटा इंटरप्रिटेशन को चेक करता है ना। वो रिव्यू करता है, वो देखता है कि भाई ये जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ गलती। मतलब कहने का मतलब ये कि वो, अब यहां पर ये वाली बात नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिविटी की भी बात क्वालिटेटिव रिसर्चेज में आती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें जो हैं रिसर्चर के बायस की वजह से ही रिजल्ट्स आ रहे हो, है ना। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी या डिपेंडेबिलिटी का अर्थ यहां पर यह है कि जो रिसर्चर है वो यह देखना चाह रहा है कि मेरे जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से कितने कंसिस्टेंट हैं, उसके साथ अलाइनमेंट जो है रिसर्च फाइंडिंग्स का होना चाहिए। इसके लिए क्या टेक्निक्स कर सकता है? एक तो वो है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या है कि इसमें किसी बाहरी रिसर्चर की मदद ली जाती है और उसको जो है डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन को चेक कराया जाता है, जिससे वो कुछ अपने इनपुट्स देता है कि भाई यहाँ पर ये जो थीम है हो सकता है इसकी जगह ये बने, है ना। या डेटा कलेक्शन में या डेटा कलेक्शन में हो सकता है कहीं कोई और चीज कमी रह गई हो। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जब हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो डेटा सैचुरेशन की बात करते हैं, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो हमें ये बता देता है कि भाई पूरी तरह से चीजें निकल के नहीं आ रही है, हो सकता है आपको एक या दो बार और इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़े, हो सकता है आपको एक बार और जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन करना पड़े। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर डिपेंडेबिलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है कि रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि वे फाइंडिंग्स उस कॉन्टेक्स्ट से कितनी अलाइन करती हैं, कितनी कॉन्ग्रुएंट है ना, कहीं उससे बाहर तो हमारे रिजल्ट से फाइंडिंग्स नहीं आ रहे हैं। तो कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? एक्सटर्नल ऑडिट द्वारा, ठीक है। वो क्या होती है? जिसमें हम जो रिसर्चर होता है किसी बाहरी रिसर्चर की मदद से जो है पूरे डेटा कलेक्शन टूल या डेटा एनालिसिस को दिखाता है, चेक करवाता है, जिसकी सहायता से उसे पता चलता है कि भाई क्या चीजें रह रही हैं, क्या चीजें इसमें कुछ और ऐड करनी है, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 क्राइटेरिया। अब हमारा जो लास्ट क्राइटेरिया आता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलिटी, ठीक है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? उदासीनता। आप समझ गए होंगे न्यूट्रलिटी को जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता होती है ना।
आत्मनिष्ठता की बात नहीं हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपके जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो कितने वैल्यू फ्री हैं और कितने ज़्यादा पर्सनल बायसेस से फ्री हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, है ना। क्या दोबारा बताएंगे? न्यूट्रलिटी क्राइटेरिया का नाम है। इस क्राइटेरिया का क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि आपकी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो पर्सनल रिसर्चर के बायस से कितने फ्री हैं और कितने जो है वैल्यू फ्री हैं, है ना। मतलब उस पर हमने पढ़ा था ना पैराडाइम्स में कि रिसर्चर की बायसेस का या उसके इंटेंशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ डेटा में फेरबदल कर दिया हो, है ना। इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? इसको यही है कि ऑनेस्टली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव की बात अभी मैं कर रही हूँ, ऑनेस्टली आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। ऑनेस्टली आपको डेटा एनालिसिस करना है। डेटा जो एनालिसिस है उसमें मैनिपुलेशन नहीं करना है, डेटा कलेक्शन में मैनिपुलेशन नहीं करना है। तो इस तरह से हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब यदि इसी क्राइटेरिया की बात की जाए क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो उसका नाम आता है हमारा कन्फर्मेबिलिटी। कन्फर्मेबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर रिसर्चर यह इंश्योर करता है कि जो मेरे रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो पर्सनल बायसेस से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। अब आप कहेंगे वो रिफ्लेक्सिविटी की बात है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रिसर्चर की रिफ्लेक्सिविटी की बात है तो आप कॉन्टेक्स्ट को भूल जाएं, आप पार्टिसिपेंट्स के व्यूज को भूल जाएं, बस आप अपने बायसेस और अपने इंटेंशंस और अपने इंटरप्रिटेशंस को अपने थीसिस में या अपनी राइटिंग में लिख डालें, या इसका अर्थ ये नहीं है। तो कन्फर्मेबिलिटी का अर्थ ये है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है वो जस्टिफिकेशन प्रस्तुत करता है, जस्टिफाई करता है कि जो जो डिसीजंस उसके द्वारा लिए गए वो पार्टिसिपेंट्स के नैरेटिव्स और उनके द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर हैं, है ना। और कैसे है ये, उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो यहाँ पर दो काम कर सकता है। किसके लिए? इसको बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? कन्फर्मेबिलिटी को। हम बात कर रहे हैं ना कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम जो ये क्वालिटी क्राइटेरिया को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्मेबिलिटी, जिसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इसका नया मीनिंग क्या उपजता है? यहाँ मीनिंग इसका ये नहीं है कि वैल्यू फ्री बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे फाइंडिंग्स में रिसर्चर की ही वैल्यू और बायसेस दिख रहे हैं, वहां पे कॉन्टेक्स्ट की कोई इतनी बात नहीं हो रही है, या पार्टिसिपेंट्स के इंटरप्रिटेशन की जगह अपने ही आप जो वैल्यूज और बायसेस को रखे जा रहे हैं। यहाँ पर इसको जो है रिमूव करना होता है। रिसर्चर का कार्य क्या होता है कि वो ऐसा जस्टिफिकेशन प्रस्तुत करे, वो ऐसे जो डिसीजंस उसने लिए हैं उसको एक्सप्लेन करे। अब वो उसको किस तरह से करता है? उसको एक टेक्निक के द्वारा किया जाता है, जिस टेक्निक का नाम होता है ऑडिट ट्रेल। क्या नाम होता है उसका? ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिसर्चर, ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर होता है ना रिजल्ट वाला, उसमें वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यही तो आपके एविडेंस हैं, यही आपकी सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो रीडर को या जो इवैल्यूएटर को ये बताते हैं कि आपके जो रिसर्च है वो उस पर रिसर्चर के खुद के पर्सनल बायसेस का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ पर नैरेटर्स, जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके व्यूज, उनके वर्ड्स, उनके नैरेटिव्स, उनकी स्टोरी को पूरी तरह से सही तरह से सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ रिजल्ट वाले चैप्टर में जो आपका रिसर्चर है वो ये बताता है कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक या कौन से ऐसे फिनोमिना या कौन सी ऐसी प्रोसेसेस थी जो बहुत इंटरेस्टिंग रही, है ना। कुछ ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिली पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, ठीक है। उसमें ये बताता है कि जो कोडिंग जो प्रोसेस आपने की है, कोडिंग के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, किस तरह से आपने कोड्स को मर्ज किया, किस तरह से आपने कैटेगरीज बनाई, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करता है कौन? रिसर्चर। कहां पर? रिजल्ट्स वाले चैप्टर में। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि थीम्स जो बनाई हैं उनको एक्सप्लेन करता है कि थीम्स का जस्टिफिकेशन क्या है, किस तरह से जो है कोड्स को इंटीग्रेट करके थीम्स बनाई हैं, और ये थीम्स जो है किस तरह से पार्टिसिपेंट्स के व्यूज को, उनके एक्सप्रेशंस को रिपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह से ऑडिट ट्रेल, देखिए उससे अंतर है, वो था
एक्सटर्नल ऑडिट, जहां पे एक बाहर वाले रिसर्चर की सहायता ली जा रही है। ये है ऑडिट ट्रेल, यहाँ पे किसी अन्य रिसर्चर की सहायता नहीं ली जा रही, यहाँ पे रिसर्चर स्वयं कार्य कर रहा है और वह क्या करता है, बस एक डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करता है कि भाई जो मैंने डिसीजन लिए डेटा कलेक्शन के रिगार्डिंग, डेटा एनालिसिस के रिगार्डिंग, थीम्स, कोडिंग, कैटेगरीज के रिगार्डिंग, वो ऐसे ऐसे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन हुआ ना कि उसके जो पर्सनल बायसेस हैं वो उसमें है। पर्सनल बायसेस तो जरूर डालेगा ही रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च में, जब वो इंटरप्रिटेशन करेगा उसमें तो कोई दौराए नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जो रीइंटरप्रिटेशन करता है ना, अपने आधार पर, क्योंकि आप देखते हैं ना जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो एक ऐसे जो आपके सामने एक ट्रायंगल प्रस्तुत होता है। ट्रायंगल कैसे है कि सबसे पहला तो है वो नरेटर, जो नरेट कर रहा है, पार्टिसिपेंट, फिर है आपका रिसर्चर उसको कैसे देख रहा है, फिर रिसर्चर के बाद आता है वो रीडर उसको कैसे परसीव कर रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, उसकी क्या समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है ये यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इसकी सहायता से, ये जो हमने ऑडिट ट्रेल अभी डिस्कस किया, इसकी सहायता से जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो क्या करता है, अपने रिसर्च की कन्फर्मेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और लास्ट टेक्निक बची है। 2 टेक्निक हैं जिसकी सहायता से रिसर्चर कंफर्मेबिलिटी को बढ़ा सकता है। दूसरी टेक्निक का क्या नाम है, दूसरी टेक्निक का नाम है रिफ्लेक्सिविटी, है ना। अभी हम रिफ्लेक्सिविटी का बार बार नाम ले रहे थे। बेसिकली जो रिसर्चर की रिफ्लेक्सिविटी की बात होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्चेज में फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में ज्यादा होती है ना। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में जो रिसर्चर के पास ये ज्यादा छूट होती है कि वह जो है अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस को नोट डाउन करे, और उसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि उसके लिए वह एक जो है आपके रिफ्लेक्स जर्नल का यूज करता है। रिफ्लेक्स जर्नल का मतलब क्या है, वो एक डायरी रखता है ना। डायरी का मतलब क्या है कि वहां पर वो जब वो डेटा कलेक्ट करता है तो सारी की सारी चीजों, क्या उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कैओस जो है रहे, या क्या फील हुआ डेटा कलेक्शन के दौरान, फील्ड में जाने के दौरान, है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें लिख करके रखता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, जब हम किसी फिनोमिना की स्टडी इस प्रकार से करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है उसने उस पर्टिकुलर फिनोमिना को कैसे जिया, कैसे एक्सपीरियंस किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसर्चर के लिए बहुत गहन रूप से खुद भी सोचना जरूरी होता है कि एम्पैथेटिकली कि भाई वो देखे कि किस तरह से जो है जो पार्टिसिपेंट है वो रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से वो अपने आप को सिचुएशन में देख पा रहा है। तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को, या अपने जो व्यूज होते हैं ना, किसी भी तरह के व्यूज को जो है उसको रिपोर्ट करना या उसको लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपकी रिपोर्ट में ना आए, इसलिए यहाँ पर क्या करता है रिसर्चर, एक रिफ्लेक्सिव डायरी रखता है, ये रिफ्लेक्स जर्नल जिसको कहते हैं उसको रखता है, और यहाँ पर जो है पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान होने वाले अनुभवों को उसमें अंकित करता है। तो कुल मिलाकर ये जो है हमने जो है 4 क्राइटेरिया की बात की कि भाई जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर 4 क्राइटेरिया वही होते हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होते हैं, लेकिन बस हमारे उसके नाम अलग हो जाते हैं, जिनको समराइज वे में एक बार दोबारा बता देती हूँ। नाम से नहीं बताऊंगी, बस टेक्निक बताऊंगी कैसे हम क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। पहला क्या था, ट्रायंगुलेशन, प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट, ठीक है। फिर क्या था हमारा मेंबर चेकिंग, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट ट्रेल, उसके अलावा और क्या था हमारा सैचुरेशन, जो कि हम जब ग्राउंडेड थ्योरी करते हैं कि बार बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बार बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। वो क्यों करते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच डेटा हमारे पास हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उस फिनोमिना को बेटरली समझ पाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये कुछ टेक्निक्स थी जिसकी सहायता से हम एज अ क्वालिटेटिव रिसर्चर अपनी रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपके यदि कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ये आज हमारा जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। लगता है सबको सब कुछ समझ आ गया है, कुछ बचा नहीं पूछने के लिए। पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल पूछ सकते हैं। यदि मेरी ज्ञान के दायरे में वो आता होगा तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगी उसको।
तो अंत में मैं ये जो है यही कहना चाहूँगी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो बात होती है ना, वैसे एक थोड़ी सी राज की बात यही है कि मेरी खुद की जो पीएचडी है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। शायद मेरे गुरुजी ना देख रहे हो तो कहेंगे हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च पर ही भाषण देती रहती है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो रिसर्चर की कॉम्पिटेंसी है, जो उसका पैशन है, जो उसके स्किल्ड हैं और जो उसकी मेहनत है, मेटिकुलसली चीज़ों को देखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़रूरी है। कह देते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कहने वाले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत कुछ होता है यदि आप एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिसर्चर आप सक्षम हो उस रियलिटी को जानने के लिए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत अच्छी होती हैं। मेरे लिए तो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस भी बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ। ये है मैम, वेयर यू कैन गेट डिटेल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च विच यू आर सेइंग, एनी रेफरेंसेस। हाँ, बुक्स हैं, बुक्स का रेफरेंसेस मैं आपको दे दूँगी। एक तो कुछ है, मेरी ओवेन फ्लिक की बुक है और अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बॉगडेन और बिकलेन की एक बुक है ना, और एक और भी है हमारी, कौन सी है, उसका क्रेसवेल की बुक है, उसमें भी काफ़ी अच्छा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। और उसके अलावा जो रिसर्च अच्छे रिसर्च पेपर्स होते हैं, स्पेशली जो ये रिसर्च गेट वाले होते हैं, कुछ बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं। यदि आप उनको पढ़ेंगे तो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, तो आई थिंक हाँ, एक क्वेश्चन मुझे दिखा है, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंफर्मेबिलिटी इज द सेम, है ना। ऑब्जेक्टिविटी आपने पूछा, यस, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का जो है रेफरेंस अलग है। जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो हम किस रेफरेंस में कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रेफरेंस में कर रहे हैं। और जब कंफर्मेबिलिटी की बात करते हैं, वो नाम बदल गया, बस रिसर्च जॉर्गन उसका चेंज कर दिया, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, और वहां पर उसका मतलब कहीं ना कहीं वही है, लेकिन वहां पर एक थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। कहां पर, क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं, है ना, वो सेटिंग स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए है दोनों एक ही, लेकिन उनको दोनों रिसर्चेस के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी का नाम देकर के यूज किया जाता है। ओके, तो सर मैंने तो 7-8 मिनट पहले ख़त्म कर दिया है, और मुझे लग रहा है बाहर के कुछ है नहीं जो लोग कुछ क्वेश्चंस पूछें। सारे मुझे तो अपने ये दर के स्टूडेंट्स वगैरह बेचारे ये स्कॉलर्स दिखाई दे रहे हैं जी। थैंक यू सर। अब मैं दोबारा एक बार फिर नीरज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सर आपने मुझे मौका दिया। जो भी मुझे कुछ भी पता है, थोड़ा बहुत जो भी मैं शेयर कर पाई हूँ उसके लिए दोनों नीरज सर को, क्योंकि 2 नीरज सर हैं। सर ने मुझे बताया कि एक नीरज तिवारी सर हैं और एक नीरज शुक्ला सर हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, और मंच पर जो है मैं सभी कुछ टीचर्स या मेरे स्कॉलर्स या जो मेरे सहयोगी हैं, मैं सबको देख पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे बातचीत करने का आपने मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिल्पी मैम। मैं देख पा रही हूँ मेरे स्कॉलर्स भी हैं और सभी लोग हैं, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।